दोस्तों नमस्कार। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफ़ी कुछ आप अब तक जान चुके होंगे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से तथा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप तक काफ़ी कुछ जानकारी दी जा चुकी है। तो आज इस पर बात ना करते हुए हम लोग ऐसे अहम तथा रोचक तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आए और इसे जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना यह आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुनवाई कर रही है, इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई खन्ना, जिसे संजीव खन्ना के नाम से जाना जाता है, केवी विश्वनाथन तथा पीवी संजय कुमार, ये 3 जजों की खंडपीठ जो बेंच है इस केस की सुनवाई शुरू कर रही है। तो दोस्तों विगत 16 और 17 अप्रैल को जो भी सुनवाई की गई, उस सुनवाई के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे भी अहम तथ्य हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस केस की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की गई है। और यहाँ आपको जानना यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि 5 मई 2025 को जब इस केस की अगली सुनवाई होगी, उसके ठीक 8 दिन बाद यानी 13 मई 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी मौजूद हैं सीजेआई संजीव खन्ना, उनके रिटायरमेंट की तारीख है, यानी 13 मई 2025 को वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। इसलिए अगर 5 मई से लेकर 13 मई के बीच में अगर इस केस पर कोई भी फैसला आ जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा यह केस किसी नए बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर जो नए अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं BR गवई, उनके द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि अब यह केस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सुनवाई कौन सी बेंच करेंगी। और इस तरह यह हो सकता है कि यह मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाए। दोस्तों अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जो 13 मई 2025 के बाद शपथ लेंगे तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालेंगे, उनके बारे में तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे ही। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आपको इस बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के 16 और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसे एक नट शेल में और उसे एक संक्षिप्त रूप में जानने के लिए कुछ अहम बिंदु हैं, जिन 4 बिंदुओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई शुरू की तथा सुनवाई शुरू की, और इन 4 बिंदुओं को ही इस केस में तय किया जाना है। ये 4 बिंदु सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। दोस्तों सबसे पहला बिंदु है, क्या यह नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट के सदन के द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति का एसेंट और सिग्नेचर करने के बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के रूप में कार्यान्वित हुआ, क्या यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? और साथ ही क्या वक्फ एक्ट जो 1995 से चला आ रहा पुराना वक्फ एक्ट है, उसका उल्लंघन करता है? दूसरा अहम बिंदु यह है जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर विचार करने जा रही है कि नए प्रावधान के तहत वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में ये जो नया प्रावधान लाया गया है कि सिर्फ वही मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे सकता है जो कम से कम विगत 5 सालों से इस्लाम धर्म का पालन करता आ रहा हो। तो क्या यह नया प्रावधान जो 5 सालों तक अपने इस्लाम धर्म का पालन करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर सकती है, क्या इस संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? और साथ ही क्या यह पुराने वक्फ कानून 1995 का उल्लंघन करता है? तीसरा अहम बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वक्फ बाय यूज़र, ये जो नए प्रावधान के तहत वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, यानी अब वही व्यक्ति प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर दिया जा सकता है जो किसी रजिस्टर्ड डीड के द्वारा अगर अपने किसी प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करता है वक्फ के तहत, तभी वो वक्फ का प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी अब रजिस्टर्ड डीड होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या यह प्रावधान जो वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को पुराने एक्ट में जो शामिल था उसे हटाता है, यह प्रावधान क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाना है कि क्या यह किसी संविधान के किसी दूसरे आर्टिकल या किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है या नहीं? चौथा प्रावधान जो नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में शामिल किया गया है, उसको लेकर भी विचार किया जाना है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, इसके तहत इसमें जो 2 गैर मुस्लिम यानी नन मुस्लिम को प्रवेश दिया गया है, यानी सदस्य के रूप में अब 2 ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो मुस्लिम धर्म का पालन ना करते हो, यानी हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन। क्या यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाना है कि क्या यह प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है या नहीं? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 अप्रैल 2025 को संसद के सदनों के द्वारा
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पास किया गया तथा दूसरे ही दिन 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के रूप में लागू हो गया। तो इसके लागू होने के दौरान और पार्लियामेंट में कार्रवाई के दौरान विरोधी दल के सभी नेताओं ने जो भी इस बिल का तथा इस एक्ट का विरोध किया था, उनकी बातें जब संसद में नहीं सुनी गई और तथा उनके विरोध को और उनके बातों को दरकिनार कर दिया गया, तो यह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 5 अप्रैल से लागू होने के साथ ही ये लोग अपनी सारी फरियाद और अपने पिटीशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। जिन लोगों ने इन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में तथा इसे निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं तथा पिटीशंस दायर की, उनमें मुख्य रूप से AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खां, मौलाना अरशद मदनी, साथ ही TMC के सांसद महुआ मोइत्रा तथा CPIM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद मोहम्मद सलीम मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के समर्थन में केंद्र सरकार के द्वारा कुल BJP शासित 6 राज्यों ने भी इसमें समर्थन जताया है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, ये कुल कुछ ऐसे BJP शासित राज्य हैं जिन लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के समर्थन में अपने वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसका बचाव किया तथा अपनी दलीलें दी। वैसे तो दोस्तों, कई याचिकाएं तथा कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को निरस्त करने के लिए दायर की गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल तथा 17 अप्रैल को सुनवाई शुरू की तथा आगे भी सुनवाई किया जाएगा। 16 तथा 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को निरस्त करने के लिए जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई, उनके तरफ से मशहूर तथा जाने माने वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तथा अन्य कई वकील उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी बातें और दलीलें रखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा साथ ही 2 अन्य जजों को अपनी बातें रखी और अपने बातों से अवगत कराया। 16 अप्रैल को जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो सबसे अहम पहलू तथा अहम बिंदु वक्फ बाय यूज़र को निरस्त किया गया, इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI खन्ना ने सरकारी वकील तुषार मेहता से ये प्रश्न पूछा कि भारत में इस प्रावधान को आप लेकर आ रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति को वक्फ एक्ट के तहत लाया जा सकेगा तथा वक्फ माना जाएगा, और साथ ही जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक वक्फ की गए हैं उन्हें अपना रजिस्टर्ड डीड दिखाना होगा। तो भारत में ब्रिटिश के आने के पहले ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था जिसमें लैंड रजिस्ट्रेशन यानी ज़मीनों का निबंधन किया जाता हो। तो फिर वैसी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिश के आने के पहले यानी 13वीं या 14वीं शताब्दी के पहले जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, वे लोग अपना कोई भी रजिस्टर्ड डीड या दस्तावेज कैसे आपके समक्ष पेश कर पाएंगे। चीफ जस्टिस CJI खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी सवाल पूछा कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद जो मुगल काल की बनी हुई है, उस समय रजिस्ट्रेशन डीड या लैंड रजिस्ट्रेशन भारत में प्रावधान ही नहीं था, तो फिर वे लोग कैसे अपना कोई भी दलील या कोई भी कागज़ या रजिस्टर्ड डीड आपके समक्ष पेश कर पाएंगे। यह किस तरह का कानून है जो उस समय को यानी कि पास्ट को फिर से लिखने का एक प्रावधान ला रहा है। CJI खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी कहा कि आप कभी भी अपने भूत को यानी बीते हुए समय को पुनः नहीं लिख सकते। इस पर CJI खन्ना के सवालों को तुषार मेहता को जवाब देते नहीं बन पा रहा था कि वो इन दलीलों का कैसे सामना करें। साथ ही इस खंडपीठ के कई जजों ने इस बात पर भी प्रश्न उठाई कि आपने जो मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड और स्टेट काउंसिल के अलावा जो 2 गैर मुस्लिम को इसमें जगह देने की बात की है, तो कई न्यास, कई मंदिर, कई धार्मिक संगठन ऐसे हैं जिसमें मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है। क्या वैसी जगहों में आप मुसलमानों को जगह देना चाहेंगे? तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे भी दरकिनार करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि हमें 7 दिनों का वक्त दिया जाए, हम सरकार का पक्ष आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इन बातों को सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यानी सरकार के तरफ से उपस्थित हुए वकील को 7 दिनों का मोहलत दिया, और साथ ही उस जवाब के ऊपर जिन लोगों ने अपनी याचिकाएं लगाई हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को निरस्त करने के लिए, उन्हें भी एडिशनल 5 दिन का समय दिया गया कि ताकि वो भी अपना काउंटर रिप्लाई इसमें फाइल करें, और फिर अगली सुनवाई 5 मई 2025 को पुनः इसकी सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इस बीच सरकार की तरफ से उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वयं इन बातों को रखा कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान जब तक इस केस की पूरी हेयरिंग नहीं कर दी जाती है तब तक कोई भी इसमें चेंजेज नहीं किया जाएगा, यानी वक्फ बाय यूज़र का प्रावधान तब तक लागू नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में है, इसे भी होल्ड पर रखा जाएगा। इन बातों को मानते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI खन्ना ने इसे रिकॉर्ड पर लिया तथा साथ ही अपने आदेश में इसे रिकॉर्डेड किया
कि जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं की जाती है, इन मुख्य 2 बिंदु जिसमें वक्फ बाय यूज़र को हटाना तथा गैर मुस्लिमों को स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल में जगह देने की बात है, ये दोनों प्रावधान पोस्टपोन रहेंगे। इस तरह 5 मई 2025 तक इन दोनों बिंदुओं पर कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती है तथा यथा स्थिति जो अभी चली आ रही है यही बनी रहेगी। 5 मई 2025 को फिर इस केस की जब सुनवाई होगी, उसके बाद अगले आदेश आने के बाद फिर उस तरह से दोनों पक्ष इस पर कार्य करेंगे। तो इस तरह दोस्तों 16 अप्रैल और 17 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई स्थगित हुई तथा अगला तारीख 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब फिर से पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर 5 मई 2025 को इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सुनवाई को लेकर लगी रहेगी। तब तक के लिए हम और आप इंतजार करते हैं। तब तक हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए किसी भी कानूनी सेक्शंस या संविधान के किसी अनुच्छेद का जिक्र ना करते हुए बल्कि एक साधारण भाषा में हमने आपके सामने रखने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होगी और हम और इस तरह के वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके समक्ष पेश कर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।